Hi guys, this is Dipti here and this is the very first video of this channel. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में जो मुझे हेल्प किया था अमेजोन जैसे कंपनी को क्रैक करने में। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे डीएसए का प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए, लैंग्वेज चूज़ करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे हमें कंसिडर करना चाहिए, प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, रेज्यूमे में कौन सी चीज़ें हैं जो रहना चाहिए जो आपको आपके रेज्यूमे को शॉर्ट लिस्टेड करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला पॉइंट है वो है लर्निंग ए लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हो और इनमें से लोग ज़्यादातर करते हैं C++, जावा और पाइथन में से कोई एक। तो लैंग्वेज चूज़ करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स है जो कंसिडर करना चाहिए, जैसे लैंग्वेज का स्पीड क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होगा। जैसे C++ का अगर हम बात करें तो C++ जावा और पाइथन से ज़्यादा फास्टर है। वहीं हम जावा के बात करें तो जावा का जो स्पीड होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू C++ है, लेकिन पाइथन बहुत ही स्लो है। यहाँ पे जावा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू C++ और पाइथन। C++ का यूज़ हमें उतना इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलता है, पाइथन का मिलता है, लेकिन वो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग वगैरह इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। लेकिन जावा जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको लर्न करने के लिए और उनको प्रैक्टिस करने के लिए जावा में बहुत स्कोप होता है। जावा इज़ द बेस्ट लैंग्वेज टू लर्न ऊप्स कॉन्सेप्ट। आई थिंक इनमें से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए और अगर आप कोई एक ऑलरेडी लैंग्वेज लर्न कर रहे हो तो उसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे C++ और जावा में लर्निंग करने का रिसोर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग C++ और जावा करते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी C++ और जावा में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हो तो आपको हेल्प मोस्ट प्रोबेबली जावा और C++ में ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू पाइथन। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जावा, क्योंकि मैं भी जब डीएसए का प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं C++ यूज़ कर रहा था और जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मुझे जावा का यूज़ करना पड़ रहा है। तो आप इन सारी फैक्टर्स को कंसिडर करके एक लैंग्वेज चूज़ कर लो। तो दूसरा चीज़ जो हो गया वो हो गया पैटर्न प्रिंटिंग। तो आपको जो आपने लैंग्वेज जो आपने चूज़ किया उसी लैंग्वेज में आपको तरह तरह के पैटर्न को प्रिंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, गीक फॉर गिग्स है, बहुत सारे दूसरे वेबसाइट भी है। इससे क्या होगा, आपका फॉर लूप, इफ एल्स इसमें लॉजिक बनाना आ जाएगा। और फॉर लूप और इफ एल्स प्रोग्रामिंग का एक तरह से बेसिक्स है। और अब बहुत सारे अगर पैटर्न पेंटिंग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पैटर्न पेंटिंग कर लोगे तो आपका ये चीज़ें सारे क्लियर हो जाएंगे और फॉर लूप और इफ एल्स आपको अच्छे से यूज़ करना आ जाएगा। अब आते हैं तीसरा पॉइंट जो कि होगा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम जब भी कोई प्रोग्राम की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ऐसे नहीं कि हम कोई भी सॉल्यूशन दे दिए जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है लेकिन उसका टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। हमें कुछ सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स मिलते हैं जब भी हम कोई सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं। तो प्रॉब्लम को उसी तरह से सॉल्यूशन करना पड़ता है जिसमें हमें प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम लग रहा हो, स्पेस जो रिक्वायरमेंट होता है वो कम हो। इसे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं सिंपल भाषा में। आपको बहुत सारे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जो टर्म होता है, जैसे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ON स्क्वायर, ON, log n, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, एक सोल्यूशन के लिए हमें वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारे सीखना पड़ेगा। तो आपने अभी तक तो पैटर्न प्रिंटिंग ही करे होंगे, तो आप क्या करो, उस पैटर्न प्रिंटिंग जो प्रोग्राम्स थे उनका जो सोल्यूशन आपने दिया उनका कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो इससे आपको लर्निंग मिलेगा। बाकी आप बाद में जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब ये कैलकुलेशन करने का मौका मिल जाएगा और सीख जाओगे आप। नाउ द फोर्थ पॉइंट कम्स एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न, दिस इज रिकर्सन। तो रिकर्सन एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप बाद में जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको ये बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज एन एक्सटेंडेड एफिशिएंट वर्जन ऑफ द रिकर्सन। आपको बहुत सारा बेसिक, इंटरमीडिएट और हार्ड प्रॉब्लम सिर्फ रिकर्सन में सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप जब ये रिकर्सन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे
तो इंटरनेट में आपको बहुत सारा डायनेमिक प्रोग्राम के सॉल्यूशन मिलेंगे। आपको वो सारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाले सॉल्यूशन को इग्नोर करना है और आपको सिर्फ रिकर्सन में सॉल्यूशन करना है। इससे आपका रिकर्सन वाले थिंकिंग जो है वो डेवलप होगा। और रिकर्सन सीखने के और 2 फायदे हैं। जैसे रिकर्सन अगर आप सीख लेते हो तो हम ये बोल सकते हैं कि 40 to 60% आपका लॉजिक बिल्डिंग जो कैपेबिलिटी है वो बिल्ड हो गया है, आपको लॉजिक बनाना आ गया है। क्योंकि रिकर्सन इज समटाइम्स हार्ड टू अडॉप्ट बिकॉज इट्स ए डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस। तो अगर आपको रिकर्सन में प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाना आ रहा है तो आपको लॉजिक बिल्डिंग अच्छे से आ रहा है अभी। और दूसरी चीज़ रिकर्सन का ये फ़ायदा है कि आपको जब रिकर्सन में प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाना आ गया तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आएगा, क्योंकि आप वो हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो यूजिंग रिकर्सन विथ अ डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बोलते हुए सुना है कि भाई अभी तो मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे रिकर्सन आ गया है, मुझे प्रोग्रामिंग में मज़ा आ रहा है अभी, तो इसलिए रिकर्सन करो। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स। तो हमने अभी तक रिकर्सन सीख लिया, पैटर्न प्रिंटिंग सीख लिया, लैंग्वेज भी सीख लिए, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सीख लिए। अभी हमें डेटा स्ट्रक्चर में फोकस करना पड़ेगा। जो वेरियस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जैसे लिंक लिस्ट, एरे, स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ट्री, ग्राफ, इनमें से बहुत सारे एल्गोरिदम आपको मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको रिकर्सन का सॉल्यूशन मिलेगा, तो आपको फिर से इनको रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। ग्राफ में आपको बहुत सारा एल्गोरिदम मिलेगा जो आपको दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। इनको क्यों यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ेगा इन डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। मीडियम, हार्ड, बेसिक सारे सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ये आपके लिए नया होगा, तो आपको टाइम टू टाइम थोड़ा सा रिवीजन भी डालना पड़ेगा। आपको अभी एल्गोरिदम सीखना पड़ेगा। पहले तो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे डिवाइड एंड कंकर हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, फिर बहुत सारे ग्राफ के एडवांस्ड जो एल्गोरिदम है वो ट्राई करना पड़ेगा। उनके ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स जो लीड कोड और गिग फॉर गिग्स में आपको मिल जाएगा, वो ट्राई करो। रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स है जो थोड़ा सा हटके है उनको ट्राई करो। तो इससे क्या होगा, आप प्रॉब्लम को इन टर्म्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सोच पाओगे। तो इससे आपका लॉजिक बिल्डिंग जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने बताया कि रिकर्सन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं और जो ट्रिकी होते हैं और सोल्यूशन सिंपल होता है, लेकिन आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से अच्छे से प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाना आना चाहिए। प्रॉब्लम के सोल्यूशन करने के लिए आप गिग फॉर गिग्स जा सकते हो, लीड कोड जा सकते हो, कि कोई दूसरे और प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे और एक एक करके सारे सॉल्व करो, जितना हो सके सॉल्व करो। इजी, इंटरमीडिएट, हार्ड सारे ट्राई करो। स्ट्रिंग के ऊपर हो जाएगा, एरे के ऊपर, ग्राफ के ऊपर कुछ डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आते हैं, वो सारे सॉल्व करो। जैसे मैंने आपको बताया कि रिकर्सन सीखने से आपका लॉजिक बिल्डिंग जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ता है, वैसे ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम करने से आपका लॉजिक बिल्डिंग कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ता है और कॉन्फिडेंस आपको बहुत आएगा। तो आपने डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये सारे सब कुछ सीख लिया। अभी आपको प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट मतलब अच्छा प्रोजेक्ट, और अच्छा प्रोजेक्ट मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन दे रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई ट्विटर का क्लोन बना दिए, यूट्यूब का क्लोन बना दिए, ऐसे। इसमें आप क्या कर रहे हो, अगर आप क्लोन बना भी रहे हो तो उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर डालो जो लोगों के लिए यूज़फुल होगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल, और फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करो, दिखाओ कि हाँ मैंने ये नया फीचर डाला है और इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट भी किया है और ये लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो ये जो इंटरव्यूअर होगा उनको लगेगा हाँ ये थोड़ा नया है। और अगर आप पूरा यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ भी बना रहे हो तो बढ़िया है। नाउ आपने लैंग्वेज सीख लिया, आपको डीए से अच्छे से आता है, आपने अभी प्रोजेक्ट भी कर लिया है। अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको कंप्यूटर साइंस के जो फंडामेंटल्स सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ऊप्स हो गया, डीबीएमएस हो गया, ओएस हो गया, कंप्यूटर स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे आपको पढ़ना चाहिए। कभी कभी ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं और बीइंग ए प्रोग्रामर आपको ये सारे बेसिक नॉलेज होना भी चाहिए। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, डेटाबेस में कैसे क्वेरी करते हैं, ये सारे बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे अगर आपको हो गया तो नाउ यू आर गुड। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको एक रेज्यूमे बनाना पड़ेगा जो एकदम सिंपल होगा, दिखने में अच्छा होगा और एक ही पेज का होगा, और जिनमें आप सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लेकिन एकदम सिंपल से। क्योंकि रिज्यूमे जो होगा वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा टू द
कंपनी। तो रेज्यूमे जो है आपको बहुत अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा। मैं आगे रेज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर वीडियो बना दूंगा कि कैसे रेज्यूमे बनाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमें कंसिडर करना चाहिए, क्या डालना चाहिए रेज्यूमे के अंदर, क्या नहीं डालना चाहिए, कौन सी फॉन्ट होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज़ कितना होना चाहिए, ये सारे हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अभी के लिए ये समझ लो कि एक अच्छा रेज्यूमे होना बहुत ज़रूरी है। आपने रेज्यूमे नहीं बना लिया, सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वगैरह कर लिए, आपके पास प्रोजेक्ट है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो आपको उस कंपनी का इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस है जो दूसरे बंदे ने फोड़ के रखे वो आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ना पड़ेगा। वो आपको गिग फॉर गिग्स, लीड कोड, ये सारे जगह पे मिल जाता है, जो फोरम होते हैं लीड कोड में वहाँ पे मिल जाता है। गिग फॉर गिग्स में ऐसे ही मिल जाता है कि आप ढूंढो कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ अमेजोन, गूगल, तो आपको मिल जाएगा। तो आपको वो पढ़ना है, हर रोज़ पढ़ना है। आप जो ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रहे हो वो कंटिन्यू रखो, नया नया प्रॉब्लम सॉल्यूशन करो, और जो आपने ऑलरेडी सीख के रखे हैं एल्गोरिदम्स उनको भी रिवाइज करो, डेटा स्ट्रक्चर उनको भी रिवाइज करो, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप एक उससे रिलेटेड प्रॉब्लम या उससे मिक्स्ड कुछ एल्गोरिदम दे के कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो आपको रिवाइज करना भी ज़रूरी है। और उसके साथ आपको हर रोज़ सोने से पहले बहुत सारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ना चाहिए। एकदम ख़त्म कर दो इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ के। तो इससे आपका क्या होगा, जो आप ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व करे हो उसमें वो प्रॉब्लम को आप जब इंटरव्यू एक्सपीरियंस में देखोगे ना, आपको लगेगा कि अरे यार मैंने तो ये प्रॉब्लम करके रखा है, तो ये तो मैं आसानी से कर देता, अगर मैं होता यहाँ पे तो मैं तो क्रैक कर देता। तो एक सबकॉन्शियस माइंड में ना आपका बैठ जाता है कि अब मैं तो तैयार हूँ, मुझे तो अभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना आ रहा है। तो एक जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपके माइंड में ऑलरेडी बिल्डिंग होना स्टार्ट कर देते हैं, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि आप विन करने वाले हो जो भी है। तो ऐसे आपको हर रोज़ इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ना चाहिए। ऐसे आपको पता भी चलेगा कि कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे ऑनलाइन असेसमेंट होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना डिफ़िकल्टी लेवल होता है, वो तो पता ही चलेगा। आप अपने मोटिवेशन को भी बढ़ा रहे होते हैं। नाउ आपको डीए से बहुत अच्छी तरह से आ रहे हैं, आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट हैं, आपके पास एक गुड रेज्यूमे है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि इसके लिए तो आप वेट कर रहे थे कि कोई भी आए तो मैं फोड़ दूंगा, तो आपको भी अप्लाई करना पड़ेगा। जो कंपनीज हैं उनके जॉब साइट में जाओ, वहाँ पे अप्लाई करो। लिंक्डइन में जॉब सर्च करो, वहाँ पे बहुत सारे जॉब मिलेंगे। अपने स्किल के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अप्लाई करो। ये बहुत ऑब्वियस है कि आपको बहुत सारी कंपनीज से रिप्लाई नहीं मिलेगा, 1000 कर दोगे तो एक से भी नहीं आएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया था लेकिन किसी से भी रिप्लाई बैक नहीं आया था। मैं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हुआ था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लेकिन एक मैं सोचता था कि यार अगर कोई ऐसा कंपनी आए ना जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तब उसको जाने नहीं दूंगा। तो आपको ऐसे माइंडसेट रखना चाहिए और अप्लाई करते जाना है। जब भी मौका आए तो उसको जाने मत देना। तो ऑल द बेस्ट, फोड़ दो। Hi guys, thank you for watching this video. Please hit the like button if you like this video. Also don't forget to share this video with your friends. And if you are new to the channel, please subscribe. Thank you. मिलते हैं अगले वीडियो में।